नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के दुर्वा स्थित होमगार्ड ग्राउंड में गुरुवार से 3 दिवसीय झारखंड राज्य गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में 8 जोन के कुल 747 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 456 पुरुष और 242 महिलाएं प्रतिभागी शामिल हैं। खेलकूद प्रतियोगिता 2025 के सभी नियमों का पालन करते हुए खेल की सच्ची भावना से प्रतियोगिता में भाग लेंगे। विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले ये जवान अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा के जवानों ने आकर्षक मार्च पास्ट भी किया, जिससे आयोजन में एक उत्सवी माहौल बन गया। राज्यपाल ने प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह आयोजन जवानों को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता हमारे जवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने और एक दूसरे के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने का एक शानदार अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा को सशक्त बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड में अग्निशमन सेवा के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। खेलकूद प्रतियोगिता 2025 के गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा में सुविधाएं एवं तकनीकी क्षमता को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के अग्निशमन कर्मी विभिन्न स्थानों पर होने वाली आग लगी की घटनाओं को अपनी जान पर खेलकर रोकने का काम करते हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड अग्निशमन विभाग को 150 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ये हमारे अग्निशमन कर्मियों को और अधिक प्रभावी रूप से सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। कार्यक्रम को झारखंड गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा के महानिदेशक समादेष्टा अनिल पाल्टा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य जवानों के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उनमें एकता का संचार करना है। दूसरी टीम लक्ष्मी जगन्नाथ क्षेत्र रांची, जिसके टीम मैनेजर जिला समादेष्टा श्री चारू राव एवं टीम कप्तान सावित्री मुर्मू मंच के सामने से गुजरते हुए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। 5वीं पलामू क्षेत्र डाल्टनगंज, जिसके टीम मैनेजर जिला समादेष्टा चल रहा है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा के जवान अपने कर्तव्यों के साथ साथ खेलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जो उनकी कर्मठता और उनके उत्साह को दर्शाता है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य हमारे जवानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उनके बीच एकता की भावना का संचार करना है। झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता के चयन को लेकर प्रदेश भाजपा की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक का संचालन भाजपा संसदीय बोर्ड द्वारा किया गया। इसके लिए केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। बैठक में प्रदेश भाजपा प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगठन महामंत्री करमवीर, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय सहित 19 विधायकों ने भाग लिया। हालांकि भाजपा के 2 विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और विधायक सीपी सिंह व्यक्तिगत कारणों से इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे। इस बैठक का उद्देश्य भाजपा विधायक दल के नेता का चुनाव और अन्य महत्वपूर्ण संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करना था। ये बैठक पार्टी के भीतर राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने और आगामी रणनीतियों पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बनने दीजिए, आराम से बनने दीजिए सब।
इधर बाबूलाल मरांडी को भाजपा विधायक दल का नेता बनाया गया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में इस पर सहमति बनी। बाबूलाल मरांडी को भाजपा विधायक दल का नेता बनाए जाने की घोषणा पार्टी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। विधायक दल का नेता बनाए जाने के बाद भूपेंद्र यादव और अन्य नेताओं ने बाबूलाल मरांडी को माला पहनाकर और लड्डू खिलाकर स्वागत किया। बैठक के बाद चुनाव पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव ने मीडिया को बताया कि बैठक में सर्वसम्मति में से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी के विधायक झारखंड के विकास को नया आयाम देंगे और केंद्र सरकार के विकसित भारत के सपने को झारखंड में गति देंगे। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी के अध्यक्ष, हम सबके सम्मान्य बाबूलाल मरांडी जी का प्रस्ताव रखा, जिसको पूरे विधायक दल ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया और हम सर्वसम्मति से माननीय बाबूलाल मरांडी जी को पार्टी के विधायक दल का नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर घोषित करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबूलाल जी ने एक लंबे समय से झारखंड के आम गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जो विकास योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन में झारखंड के विकास की जो योजनाएं हैं, माननीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में हमारा विधायक दल पूर्णता के साथ झारखंड के हितों के लिए लगातार कार्य करेगा, लोकतंत्र में अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और हम निश्चित रूप से झारखंड के हितों की रक्षण करते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत का संकल्प है उसमें झारखंड को भी विकसित बनाएंगे। मैं सभी की ओर से माल्यार्पण के द्वारा माननीय बाबूलाल जी का वहीं भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गत विधानसभा सत्र में पार्टी द्वारा विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद भी राज्य सरकार और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 4 साल तक मामले को लटका कर रखा गया। उन्होंने गत विधानसभा चुनाव की कमियों को दूर करने की बात कही। बता दें कि बाबूलाल मरांडी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पार्टी जल्द ही उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए विधानसभा में उनके नाम की अनुशंसा करेगी, जिसके बाद विधानसभा में बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नामित किया जाएगा। आपसे माला लाएगा। प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत भाजपेयी जी, पार्टी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंदर कुमार राय जी और आज उपस्थित रहे क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री नगेंद्र जी और प्रदेश के संगठन मंत्री श्री करमवीर जी और पार्टी के सभी विधायकगण उपस्थित रहे। और मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से केंद्र के अपने जो देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, साथ ही देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, उन केंद्रीय नेतृत्व को भी मैं बधाई देते हुए और साथ ही आज
विधायक दल के नेता के चयन के प्रक्रिया को पूरी करने के लिए हमारे बीच आए। इधर भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है। बाबूलाल मरांडी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा दूसरों पर घुसपैठ का आरोप लगाती है, लेकिन उसने खुद एक घुसपैठिया को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। राजेश कश्यप ने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने भाजपा छोड़कर अपनी पार्टी बनाई थी और फिर 12 विधायकों के साथ जनता का भरोसा तोड़ा था। उन्होंने कहा कि भाजपा को सीपी सिंह जैसे पुराने और अनुभवशाली नेता को विधायक दल का नेता बनाना चाहिए था। फिर भी उन्होंने बाबूलाल मरांडी को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि वह राज्य सरकार के 1,36,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार के पास बकाया है, उन्हें राज्य को दिलाने में मदद करेंगे। तो जी आपको वो भी तो जेवीएम से आया, कांग्रेस में जेवीएम में थे तो वहाँ के सुप्रीयो थे आपको बाबूलाल मरांडी। तो जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो डाली रह करके क्या करें। तो बंधु तिर्की जी और प्रदीप यादव जी तो डाली थे, नहीं पेड़ को जो है कि पेड़ को कट दिया गया। मतलब जो बस ये जो है ना प्राकृतिक का एक नियम है। एक चीज़ है मैंने कहा ना कि वो जो है कि जड़, तना और डाली तीनों अलग अलग इसका ये है। हालांकि मैं बाबूलाल मरांडी जी को शुभकामना दूंगा कि आज सबको एकजुट करने के लिए कि कोई बयान ना दे, छुआ देखने के लिए ये तमाम लोगों को सारे छुआ क्या दिक्कत पिक्चर है देखने गए तो छुआ इसीलिए दिक्कत है कि कहीं ये सदन की कार्रवाई छोड़ कि आप जो है कि यहाँ पे पूरा सरकार और जनता का गाढ़ी कमाई से एक एक पैसा, एक दिन सदन चलाने में यहाँ पे कितना करोड़ रुपया खर्च हो जाता है और आप संवेदनहीन जनता के प्रति आज अब छुआ पिक्चर का आनंद ले रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी राजनीति का एक बाबूलाल मरांडी जी का एक रणनीति है। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को 49 नवचयनित प्रशिक्षण पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। ये कार्यक्रम झारखंड मंत्रालय में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियुक्त किए गए इन पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में युवाओं के प्रशिक्षण और कौशल विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने नए पदाधिकारियों से उम्मीद जताई कि वे राज्य के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए अपने अनुभव का पूरा उपयोग करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मजदूर की जगह मशीन ले रहा है, ऐसे में हमें तकनीकी रूप से आगे आना होगा। आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग की ITI की ट्रेनिंग में शामिल करना होगा। युवा अपने आप को ऐसा विकसित करें कि सब काम कर सके। हुनरमंद कभी भूखा नहीं मरेगा। जहां भी जाएंगे रोजगार आपको ढूंढेगा। ज्ञात हो कि कुछ प्रशिक्षण पदाधिकारियों को पहले ही नियुक्ति पत्र मिल चुके थे, जबकि आज 49 और प्रशिक्षण पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये समारोह रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित किया गया था। सरकार की ओर से कदम युवाओं के कौशल विकास और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। सरकार के अंग के रूप में चिन्हित हुए हैं और कई बार पॉलिटेक्निक कॉलेजेस से हमारे पास छात्र छात्राएं क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमसे मुलाकात करती रही हैं और उनके लिए शिक्षक का, ट्रेनर का अभाव पॉलिटेक्निक संस्थानों में देखने को मिला था और उसी कड़ी में हम लोगों ने आज आपको चयन किया है ताकि आप उन पॉलिटेक्निक संस्थानों को बेहतर तरीके से संचालित करें, बच्चों को बेहतर शिक्षा दें।
इधर कोल रॉयल्टी के बकाया राशि को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ताजा बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अवैध कोल ट्रांसपोर्टिंग का आरोप लगा दिया। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि धनबाद और बोकारो से प्रतिदिन कम से कम 400 कोयला लदे ट्रकों को अवैध ढंग से सीमा पार कराया जाता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार मुद्दों का नीतिगत समाधान नहीं चाहती, बल्कि इसे राजनीतिक मुद्दा बनाए रखकर नोट कमाना चाहती है। हेमंत सरकार को बताना चाहिए कि कोल रॉयल्टी का किस मद में कितना पैसा बकाया है। सरकार को स्पष्ट आंकड़ा और विवरण जारी करना चाहिए। केंद्र सरकार इसका समाधान चाहती है, लेकिन राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को समाधान से मतलब नहीं है, उनको केवल धन कमाना है। उन्होंने कहा कि झारखंड में आज BCCL, ECL, CCL और HEC को लेकर विस्थापन, पलायन, बेरोजगारी या प्रदूषण जैसी जो भी समस्याएं हैं वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की देन है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर झारखंड में सत्ता चला रहे हैं। समस्याओं का नाहक दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी पर करते हैं, जबकि PM मोदी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की यही नीति रही है। चक्का जाम के जरिए नोट कमाने की उनकी पुरानी नीति है। उन्होंने कहा कि कोल रॉयल्टी केवल सियासी मुद्दा है, क्योंकि वो चाहते हैं कोयला रोक करके और इलीगल कोयला ट्रांसपोर्टिंग करावे, बेचे। मेरे पास जो जानकारी है, धनबाद बोकारो के इलाके से प्रत्येक दिन, ये तो वहीं से विधायक आते, मैंने इनसे बात नहीं किया, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है 400-500 ट्रकें रोज इलीगल यहाँ से पार कराए जा रहे हैं और पुलिस के संरक्षण में टपाए जा रहे हैं। तो हेमंत सोरेन एक तरफ राजनीति करते हैं और दूसरे तरफ, ताकि पहले भी इन लोगों की आदत रही है टक्केबंदी करना और नोट कमाना, तो ये नोट कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बाकी तो हम सब लोगों ने बार बार कहते हैं कि सदन में भी हमने कहा था कि भाई आप कहाँ कहाँ पैसा बचा हुआ है, कब का पैसा बचा हुआ है, किस पब्लिक सेक्टर का पैसा है, अब डिटेल तो दीजिए, लेकिन उसे छुपाते हैं। पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में सरकार रही, जितनी भी इस राज्य में अगर CCL से, BCCL से, ECCL से, बोकारो से, HEC से अगर लोगों को न्याय नहीं मिला है और लोगों की जो दुरावस्था हुआ है, चाहे विस्थापन की समस्या हो, जमीनों से लोगों को उजाड़ा गया है, सब के सब कांग्रेस राज में, जिसके साथ ये लोग गोद में बैठ के खेलते रहते हैं, खाते रहते हैं। और आज तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन समस्याओं को समाधान के लिए तत्पर है, लेकिन इनको कोई उससे मतलब नहीं, इनको तो लूटने से फुर्सत नहीं है, और ये लूटने का ही एक प्रकार से वो एक प्लानिंग है इनका। और महानगर भाजपा के द्वारा बुधवार को छावा फिल्म देखने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसे देखने के लिए एक सिनेमा हॉल में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के साथ केंद्रीय मंत्री संजय सेठ भी पहुंचे। उनके साथ कई विधायक और सांसद समेत कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस अवसर पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश के ओजस्वी इतिहास पर आधारित फिल्म छावा को सामूहिक रूप से देखा। फिल्म को एकाग्रता और राष्ट्र भावना के साथ देखा गया, जिससे सभी उपस्थित लोग राष्ट्र हित के लिए संकल्पित हुए। सांसद संजय सेठ और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिल्म के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह की फिल्में हमें हमारे इतिहास और राष्ट्र की महानता से अवगत कराती है और हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस फिल्म को देखने के बाद अपनी प्रेरणा को राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाने का संकल्प लिया। यह आयोजन भाजपा रांची महानगर की ओर से राष्ट्र हित में किए गए एक सार्थक प्रयास का हिस्सा था, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर राष्ट्रीय दृष्टिकोण को और मजबूत करने की दिशा में था। फिल्म देखने के लिए भाजपा के प्रदेश महामंत्री करमवीर सिंह, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, विधायक नवीन जायसवाल, अशोक चौरसिया, शशि भूषण मेहता, पूर्णिमा दास, रांची महानगर के अध्यक्ष वरुण कुमार साहू समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ, जो क्रूर आक्रांताओं की
सच्ची घटना को इस फिल्म में दर्शाया गया है। यानी हम सब लोग किताबों में ही पढ़ते थे कि औरंगजेब कितना क्रूर शासक होते थे, मुगल जो आक्रांता थे वो कितना क्रूर थे, वो आज चलचित्र में जिसको कह रहे हैं इसको देख रहे हैं, और इसको देख करके लगता है कि वास्तव में कितने क्रूर ये लोग रहे होंगे। बच्चों तक को नहीं छोड़ा, महिलाओं को नहीं छोड़ा। आतंक पैदा करने के लिए यूं ही मार काट मचाना, ये क्रूरता का सीमा रेखा से जिसको कहते हैं ना कि बहुत आगे चला जाता है। इधर जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा टाउन हॉल में बुधवार को होली एवं रमजान पर्व को शांतिपूर्ण एवं आपसी सौहार्द के साथ मनाए जाने को लेकर डीसी एवं एसएसपी ने केंद्रीय शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों को अपेक्षाओं से अवगत कराया गया तथा शांति समिति के सदस्यों से उनके सुझावों को सुना गया। होली एवं रमजान पर्व में विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 13 सुपर जोन बनाकर प्रशासनिक इंतजाम किए गए हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर साक्षी थाना परिसर में जिला कंट्रोल रूम कार्यरत रहेगा। सभी बीडीओ सीओ को अपने क्षेत्र अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्रों में 24x7 एम्बुलेंस, आवश्यक जीवन रक्षक दवा आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिले के सभी थाना क्षेत्रों को जोन बार बांटते हुए सुपर जोनल एवं जोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। डीसी एवं एसएसपी ने युवा वर्ग को सचेत रहने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी तरह का भ्रामक खबर दूसरों को फॉरवर्ड नहीं करेंगे। सभी चौक चौराहों में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी पुलिस बल की निगरानी में नाकाबंदी रखेंगे। अफवाहों पर ध्यान नहीं देते हुए सोशल मीडिया पर किसी भी कंटेंट को जिम्मेदारी एवं समझदारी से अपलोड करेंगे। मिठाई व रंग में मिलावटखोरी पर नकेल कसने के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर, अवैध शराब बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग को उन्होंने निर्देशित किया। एसएसपी ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। सभी संवेदनशील धार्मिक स्थानों, चौक चौराहों को चिन्हित किया गया है। वहाँ पे और विशालनगर क्षेत्र में हर साल कुछ न कुछ घटना घटती है और हमारे थाना प्रभारी नए हैं, शराब की सेवन वाला ज़्यादा लोग है। विशालनगर बहुत ही माने अत्यंत ही त्योहार के लिए सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक हुई और उसमें हमारे जिला के एसएसपी एवं अन्य सभी वरीय पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सीओ, एसडीओ, डीएसपी, थाना प्रभारी सभी लोग उपस्थित हुए। सेंट्रल पीस कमेटी के सभी सदस्यगण उपस्थित थे। उन्होंने अपने मुद्दों को रखा, कुछ पानी के क्षेत्र में या फिर बिजली के क्षेत्र में, साफ सफाई से रिलेटेड, साथ ही साथ हुड़दंगई और नशाखोरी के संबंधित भी कुछ उन्होंने मुद्दे उठाए। हम लोगों ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि होली से पहले सभी अपने इश्यूज़ को बिंदुवार निराकरण करते हुए एसडीओ के थ्रू हमें रिपोर्ट करेंगे। और दोनों एसडीओज़ को दोनों क्षेत्रों में हम लोगों ने नोडल नाम दिया है ताकि वो सभी मुद्दे उन तक आते हुए उनका निराकरण हो सके। साथ ही साथ हम लोग होली के इस पर्व को बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हमेशा की तरह बना सके, इसी संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। होली को लेकर आज केंद्रीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में होली के दौरान किस प्रकार के एहतियात बरते जाएं जिससे कि होली शांतिपूर्ण तरीके से, निर्विघ्न तरीके से संपन्न हो, इस पर चर्चा की गई, जिसमें शांति समिति के सदस्यों के द्वारा भी सुझाव दिए गए और प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए कि होली किस प्रकार से मनाई जाए। खासतौर पर होली के दौरान जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन जगहों पर मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट रहेगी। ज़रूरत के हिसाब से हम लोग एडिशनल सीसीटीवी कैमराज भी लगा रहे हैं। साथ ही साथ होली के दिन और होली के 2 दिनों पूर्व से ही कई जगहों पर होली मिलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उन पर भी लगातार निगरानी रखने को कहा गया है। इसके अलावा होलिका दहन के दिन और होली के दिन खासतौर पर ये समस्या काफ़ी ज़्यादा रहती है कि लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलते हैं, बाइक्स पे कई बार निकलते हैं, लोग नशे की हालत में कई बार रहते हैं। तो नशा और संगीत, इन दोनों चीज़ों पर लगातार निगरानी रखने के लिए थानों को निर्देशित किया गया है, क्योंकि नशे की स्थिति में कई बार हम ऐसे लोगों को भी रंग लगाते हैं, ऐसी जगहों पर भी रंग फेंकने की कोशिश करते हैं जहां पर कि वो किसी भी तरीके से वांछनीय नहीं है।
तो सभी लोगों को यही सचेत किया गया है कि जो होली खेलना चाहें उनके साथ निश्चित तौर पर आप होली खेलें, लेकिन फोर्सफुल तरीके से किसी के साथ होली जबरान खेलने के लिए दबाव ना डालें। इसके अलावा चूँकि अभी रमज़ान का पाक महीना भी चल रहा है, उसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा सड़कों पर गहमागहमी रहती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी, और होली का पर्व भी बीच में आ रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन पर लगातार अभी से ही निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। सभी थानों को लगातार शराब के खिलाफ, खासतौर पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाने के लिए अभी से ही निर्देशित किया गया है, और जिस दिन ड्राई डे रहता है उस दिन किसी भी प्रकार से कोई भी नशे का सामान, खासतौर पर शराब की बिक्री न हो, इन सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि इस पर लगातार कार्रवाई करें। साथ ही साथ मैं लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपके पास अवैध रूप से शराब की बिक्री को लेकर या नशे को लेकर किसी भी प्रकार की सूचना है तो हमें ज़रूर आप कॉन्टैक्ट करें, या 112 नंबर पर यह सूचना उपलब्ध कराएं, या तो हमारे नंबरों पर उपलब्ध कराएं। हम लोग उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। और सरायकेला जिले के कपाली ओपी थाना क्षेत्र के कमारगोड़ा में सड़क के किनारे एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान सोनारी ग्वाला बस्ती निवासी 17 वर्षीय शिवम सिंह के रूप में हुई है, जो हाल ही में मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था। मिली जानकारी के अनुसार शिवम रात 9 बजे अपनी बाइक लेकर दोस्तों के पास जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन सुबह तक वह घर वापस नहीं लौटा। इसके बाद सुबह उसके हत्या की खबर मिलने से पूरे परिवार में मातम छा गया। पुलिस जांच में शव के पास शराब और सिगरेट का डब्बा पाया गया है, जिसने हत्या की स्थिति को संदिग्ध बना दिया है। पुलिस ने शिवम का मोबाइल जब्त कर लिया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शिवम के 2 दोस्तों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का मानना है कि हत्या किसी विवाद के चलते हुई हो सकती है और इस मामले का खुलासा जल्द ही किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को गला रेतकर हत्या कर दी गई है। तत्पश्चात तो फिर आगे की कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति की पहचान सोनारी थाना अंतर्गत शिवम सिंह के रूप में हुई है और बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सरायकेला भेज दिया गया। अभी लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुई है, ये अभी जांच के बाद ही मतलब पता चला। ये संभवतः रात की घटना हो सकती है, क्योंकि उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि लगभग वो लड़का 9:30 बजे से अपने घर पे नहीं है। घटना यहीं पर अंजाम दिया गया, क्योंकि यहाँ घटनास्थल के पास बहुत सारा खून भी है। लगभग जिसके उनके परिजन को बताया अनुसार लगभग 19-20 बरस है। पता चला कि इसको ला के यहाँ पर लोग मारे हैं और बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए उसको इंसाफ मिलना चाहिए और 24 घंटा में अरेस्टिंग होना चाहिए, पुलिस को अरेस्ट कर लेना चाहिए। तो ये मांग करते हैं कि बच्चा को इतना बेरहमी से मारा है, उसको 24 घंटा में गिरफ्तारी होनी चाहिए जो मारे हैं। घटना का जानकारी हमको सुबह मिला कि ऐसा काम हो गया है, सुबह 9 बजे। देखिए जो हुआ है बहुत ख़राब हुआ है। बच्चा था, पढ़ने लिखने वाला, स्कूल में पढ़ता था, 10th का भी परीक्षा दिया था। अब इतना बेरहमी से हुआ है, इसका ऊपर तो सख्त कार्रवाई किया जा सकता है। इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा रोड नंबर 6 के निवासी और खुंटपानी प्रखंड कार्यालय में कार्यरत ICDS कर्मचारी सुनंदा देवी एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई। ये घटना सरायकेला जिले के कोलाबीरा और मुड़िया के बीच उस समय हुई जब सुनंदा देवी अपनी स्कूटी से खुंटपानी प्रखंड कार्यालय जा रही थी। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार हाईवा ने उनकी स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस की मदद से सुनंदा देवी को सरायकेला सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाईवा की रफ्तार बहुत तेज थी और ट्रक चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिससे ये हादसा हुआ। स्थानीय लोग इस घटना से चिंतित हैं और उन्होंने प्रशासन से सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। उन्हें डर है कि तेज रफ्तार वाहनों के कारण भविष्य में और भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वहीं जमशेदपुर में बंगला समाज की एकजुटता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से लगातार तीसरे वर्ष बंगिया उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन आगामी 16 मार्च को बिष्टुपुर स्थित अरीगल मैदान में होगा। इसके लिए आयोजन समिति ने प्रचार वाहन को मिलानी हॉल परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस प्रचार वाहन के माध्यम से बंगिया उत्सव का थीम सॉन्ग प्रसारित किया जाएगा, जिसे सब्बोसाची चंद ने लिखा है। ये थीम सॉन्ग इस आयोजन की विशेषता को दर्शाता है। 2023 में इस उत्सव की शुरुआत हुई थी और ये लगातार जारी है। इस आयोजन में कोल्हान क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से बंग भाषा बोलने वाले लोग एकजुट होकर अपनी सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करेंगे। इस बार के आयोजन के पहले सत्र में दोपहर के वक्त जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं दूसरे सत्र में संध्या बेला में सुप्रसिद्ध बांग्ला गायिका पौशाली बनर्जी अपनी प्रस्तुति देंगी। ये रथ शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेगा और लोगों को बंगिया उत्सव में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। आयोजन को सफल बनाने के उद्देश्य से कार्यकारी अध्यक्ष अपर्णा गुहा, अध्यक्ष अमित कुमार पात्रा और अन्य समिति के सदस्य भी इस प्रयास में सक्रिय रूप से शामिल हैं। समिति ने पूरे कोल्हान क्षेत्र से अधिक लोगों को इस आयोजन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया है, ताकि बांग्ला भाषा की एकजुटता को और भी मजबूती दी जा सके। को जो हमारे प्रोग्राम है हमारा गोपाल मैदान में, तो उस दिन हम लोग बंगिया समाज का एक प्रतीक, जो हमारे बंगिया समाज का जो एक प्लेटफॉर्म में लाने का यही हमारे हर साल का ही उद्देश्य रहता है। और इस साल भी हमारे यहाँ पर करीब हमारे जो बंगला समाज के जो शहर और ग्रामीण जो रहता है, जो ग्रामीण और शहर के सारे बंगभाषी को एकजुट करेंगे और जुट करके हमारा यही हम लोग सभी को एक देंगे कि हमारे बंग समाज भी एकता के एक प्रतीक है। और दूसरी बात है, उस दिन गांव देहात मतलब हमारा पोटका पटमदा से लेके बोराम से लेके हाथा से लेके मुसावानी घाटशिला, हमारे शहर के विभिन्न क्लब, विभिन्न समाज के संगठन के लोग और सभी लोग मिलके उस दिन हम लोग वहाँ पर एक बंग समाज का एकता दिखाएंगे। साथ ही वहाँ पर हमारे बहुत अच्छे गायक आ रहे, दोपहर को आ रहे, जो ग्रामीण क्षेत्र से जो गाना गाएंगे, कुंदन कुमार और कनिका कर्मकार, और शाम को पौशाली बनर्जी जो हमारे यहाँ पर शाम को जो आज यहाँ पर गाना की प्रस्तुति करेंगी, और हमारे अंकिता बोस बनर्जी और राना बनर्जी उन लोग भी गायक के रूप में इधर में आ रहे हैं। और हम लोग सभी लोग मिलकर उस दिन आनंद लेंगे और बंग समाज को एकता का होंगे, यही हम लोग का संदेश रहेगा। और यूनियन बैंक के रीजनल ऑफिस की ओर से गुरुवार को आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर सभागार में मेगा MSME आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिले के डीसी रविशंकर शुक्ला और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में डीसी रविशंकर शुक्ला ने कार्यक्रम में मौजूद स्वयंसेवी संगठनों की महिलाओं से बचत की आदत डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारे देश में युवाओं की सबसे बड़ी आबादी है और अगर वे स्वरोजगार की ओर बढ़ें तो 2047 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने वियतनाम और बांग्लादेश जैसे छोटे देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें भी अपने उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। इसके लिए टेक्सटाइल उद्योग और निर्माण क्षेत्र को बेहतर बनाने की आवश्यकता है ताकि देश में उद्यमिता को बढ़ावा मिले। यूनियन बैंक के अंचल प्रमुख बैजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सरकार का प्रमुख फोकस MSME क्षेत्र पर है और झारखंड में जमशेदपुर और आदित्यपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र इस दिशा में अग्रणी हैं। उन्होंने कहा कि यूनियन बैंक का उद्देश्य MSME सेक्टर को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि छोटे उद्योगों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए आवश्यक वित्तीय समर्थन मिल सके। 40 वर्ष के बीच के आयु वर्ग में सबसे ज्यादा लोग हैं। हम सब लोग जानते हैं कि 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच में आदमी ज्यादा काम कर सकता है या 40 से 60 के बीच में ज्यादा काम कर सकता है। 18 से 40 में ज्यादा काम कर सकता है। तो ऐसी आबादी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है और इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ अवसर भी सबसे ज्यादा है। हम लोग $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, मतलब एक तरह से सबसे विकसित देशों में से एक बन सकते हैं। एक और है जहाँ पर लिखा है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है उत्पाद। आज MSME की बैठक है। MSME में मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो MSME यानी मैन्युफैक्चरिंग के काम में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम विश्व में सबसे अच्छे देश बन सकते हैं। जमशेदपुर के बिस्ट्रोपुर CH एरिया निवासी उद्यमी दिलीप गोयल के शोरूम को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी जगसलाई पुरानी बस्ती रोड पारिक भवन का रहने वाला राहुल तिवारी उर्फ राहुल पारिक है। पुलिस ने उसे गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
इस मामले के संबंध में एसएसपी किशोर कौशल ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि 4 मार्च की रात मोबाइल पर उद्यमी को धमकी दी गई थी। इसे लेकर एक प्राथमिकी दर्ज की गई और सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया। अनुसंधान के दौरान मानवीय सूचना और तकनीकी सहयोग से अज्ञात फोन करने वाले का पता करते हुए कांड का खुलासा किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने अपने एक परिचित का फोन लेकर कारोबारी को धमकाया था। उक्त फोन को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। एसएसपी के अनुसार पकड़ा गया आरोपी पूर्व में दिलीप गोयल के यहां काम करता था। वैसे दिलीप गोयल एएसएल ग्रुप और एएसएल मोटर के मालिक हैं। सीएच एरिया में रहने वाले एक प्रतिष्ठित व्यवसायी के द्वारा एक शिकायत कल दर्ज कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 4 तारीख की रात्रि को उनके फ़ोन पर कॉल करके व्यक्ति के द्वारा यह धमकी दी गई कि उनके शोरूम को या उनकी कंपनी के कार्यालय को बम से उड़ा दिया जाए। इस बात को लेकर गंभीरतापूर्वक एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसको लगातार एसपी मॉनिटर कर रहे हैं और डीएसपी सीसीआर और थाना प्रभारी विष्णुपुर उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। इनके द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए जो व्यक्ति इसमें शामिल था राहुल तिवारी उर्फ राहुल पारिक और उसकी गिरफ्तारी की गई है, जो मुक्तसराय का रहने वाला है। इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और जब इस मामले की तफ्तीश की गई तो यह पाया गया कि यह पूर्व में भी उनके अंदर में काम कर चुका था और पिछले कुछ सालों पूर्व वर्तमान में कहीं और यह किसी जगह पर एक सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहा था और एक सुनार दुकान में काम करने वाले एक मजदूर का फ़ोन इसने यह कह करके लिया कि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है, मुझे ज़रूरी बात करनी है। तो ऐसा कहने पर मजदूर के द्वारा उसको फ़ोन दे दिया गया और उसने तुरंत ही उसके बाद व्यवसायी को फ़ोन किया और धमकी दी और उसके बाद उस नंबर को वो छोटा की कार्ड वाला फ़ोन था उससे उसको डिलीट कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने अनुसंधान किया और खड़ी दर खड़ी रोकते हुए जब वहाँ तक पहुँची तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के हल्दीपोखर पूर्वी की मुखिया देवी कुमारी भूमिज और सानग्राम के मुखिया अभिषेक सरदार को मुखिया सम्मेलन में सम्मानित किया जाएगा। दोनों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान मिलेगा। इन्हें 7 मार्च को सिद्धगोड़ा के टाउन हॉल में आयोजित मुखिया सम्मेलन में सम्मानित करने की तैयारी है। दोनों मुखियाओं ने अपने अपने पंचायत क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। इस बारे में दोनों ने बताया कि मुखिया बनने के बाद उन्होंने अपने अपने पंचायत क्षेत्र के सभी विद्यालयों में सबसे पहले ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल में जोड़ने की दिशा में काम किया। इसके अलावा उन्होंने वर्ग 6 से 14 साल के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए लगातार स्कूलों से संपर्क बनाए रखा और स्कूलों में शौचालय और अन्य सुविधाओं का प्रबंध किया। मुखिया देवी कुमारी भूमिज के अनुसार उन्होंने 40 से 50 ड्रॉप आउट छात्रों को स्कूल में पुनः नामांकित किया, जिसके कारण आज सभी बच्चे अध्ययनरत हैं। उनका उद्देश्य था कि कोई भी बच्चा विद्यालय से ड्रॉप आउट ना हो। हिंदी मध्य विद्यालय की छात्रा गीता सिंह ने बताया कि उनकी माता के कैंसर के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मुखिया देवी कुमारी के प्रयासों से उन्होंने पुनः हिंदी मध्य विद्यालय में नामांकन कराया और अब वह वर्ग 8 में अध्ययन कर रही हैं। जब से मैं मुखिया बनी हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में मेरी ज़्यादा रुचि रही है और मेरा ये कहना है कि हमारे पंचायत के बच्चे आने वाले समय में हमारे भविष्य है, जिसको लेकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मैंने शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादातर मैंने ध्यान दिया और पंचायत क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, टोला है, सभी में जाकर के मैं लगातार बैठक करते आई हूँ और इस 2.5 साल के क्रम में मैंने लगभग 40 से 50 ड्रॉप आउट बच्चों को, चाहे वो तेजस्विनी के माध्यम से हो या विद्यालय के माध्यम से हो, प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो या फिर उच्च विद्यालय हो, सभी में मैंने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया है। साथ ही साथ में शिक्षा के साथ में ही समाज में हो रहे हर एक्टिविटी को लेकर मैंने बच्चों को जागरूक करने का प्रयास किया है, चाहे पर्यावरण से जुड़ा हो, प्रदूषण से जुड़ा हुआ और अन्य गतिविधियों को, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, हमेशा मैंने बच्चों को जागरूक करने का प्रयास किया है। और उसी का ये रिजल्ट है कि जिला प्रशासन के द्वारा दिनांक 7 तारीख को पोटका ब्लॉक के तहत में मुझे मुखिया के स्वरूप
सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। और मैं ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि ये शिक्षा की जो कड़ी है, जो जिस तरह से मेरा लगाव जुड़ा हुआ है बच्चों के प्रति, ये निरंतर सेवा भावना इसी तरह से चलती रहेगी। इसमें और ज़्यादा गति आएगी, ना कि धीमी पड़ेगी। है और मैं दोनों स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल छोड़ते थे। मुखिया मैडम के चलते मैं हिंदी मध्य विद्यालय हल्दीपोखर में पढ़ती हूँ। और जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किए गए शातिर बदमाश अंशु चौहान उर्फ आयुष चौहान को गुरुवार को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अंशु तड़ीपार होने के बावजूद सिद्धगुड़ा क्षेत्र के क्रॉस रोड नंबर 2 स्थित अवैध रूप से कब्जा किए गए क्वार्टर में रह रहा था। वहां उनके साथ एक महिला और एक और युवक भी मौजूद थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पूरे मामले का खुलासा एसएसपी किशोर कौशल ने एक प्रेस वार्ता में किया। अंशु चौहान से पूछताछ में पुलिस को यहां पता चला कि बागबेड़ा निवासी अपराध कर्मी कन्हैया सिंह रिश्ता में उसका मौसा लगता है और पूर्व में वह अखिलेश सिंह एवं कन्हैया सिंह के लिए काम करता था। सीताराम डेरा थाना द्वारा सीसीए एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उसे 25 मार्च तक तड़ीपार किया गया था। इसके बावजूद वह इस आदेश का उल्लंघन करते हुए मोहित सिंह एवं छोटू नामक 2 सहयोगियों की मदद से आपराधिक कृत्य नशापान एवं अय्याशी के लिए उपलब्ध कराए क्वार्टर में अवैध हथियार के साथ रह रहा था। मोहित सिंह के बारे में ज्ञात हुआ है कि वह टाटा स्टील के कई क्वार्टरों में अवैध रूप से कब्जा किए हुए है और उसे आपराधिक कृत्य एवं अवैध रूप से वसूली के लिए देता है। अंशु चौहान पर पूर्व से ही फायरिंग रंगदारी के केस दर्ज हैं। दिनांक 4 तारीख की रात्रि को इस प्रकार की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अंशु चौहान नाम का एक शातिर अपराध कर्मी, जो कि हिस्ट्री शीटर रहा है, इसके ऊपर पूर्व से भी 7 गंभीर प्रकृति के मामले दर्ज रहे हैं, वो एक अवैध रूप से कब्जा किए हुए क्वार्टर में छुपकर रह रहा है। इस सत्यापन के लिए जब वहाँ पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गई तो वहाँ पर जब सर्च किया गया तो वह व्यक्ति वहाँ से हिरासत में लिया गया और उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ और एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ और सघनता से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसके 2 अन्य साथी भी उसके साथ में हैं और उनका भी नाम प्राथमिकी में दर्ज कराया गया है। और ये लोग छुप करके वहाँ पे रहते थे, क्योंकि यह जो अपराध कर्मी है इसके ऊपर में सीसीए की कार्रवाई चल रही है। सीसीए के अंतर्गत जो जिला बदल की कार्रवाई होती है, जिसमें जिले में प्रवेश निषेध है, वह इसका भी उल्लंघन करते हुए यहाँ पर रह रहा था, जिसको लेकर के एक सेपरेट प्राथमिकी जो है वो सीताराम डेरा थाने में दर्ज कराई जा रही है और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत सिद्धगुड़ा थाने में मामला दर्ज कराया गया है, जिसके अंतर्गत इसको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। अगर हम इसके पूर्व के आपराधिक इतिहास की बात करें तो कुल मिलाकर के सीताराम डेरा में इसके विरुद्ध में 5, सिद्धगुड़ा में 1 और जुगसराई में 1 आपराधिक कांड पहले से इसके ऊपर आरोप पत्रित रहा है और यह पूर्व में अखिलेश सिंह और कन्हैया सिंह से के गिरोह के लिए काम करता रहा है और कन्हैया सिंह जो कि खुद अभी सीसीए में जिसके विरुद्धादेश पारित है, वह इसका नज़दीकी का संबंध है। झारखंड सरकार ने विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति को डिजिटल रूप से दर्ज करने के लिए टैबलेट वितरण की प्रक्रिया शुरू की है। इस क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका बीईओ ने क्षेत्र के 195 प्राथमिक, मध्य, हाई स्कूल और +2 विद्यालयों में टैबलेट का वितरण किया। वैसे पोटका में कुल 285 सरकारी विद्यालय हैं। इनमें से उन विद्यालयों को टैब दिया गया जिनमें 30 या उससे अधिक छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। इस कदम का उद्देश्य उपस्थिति का सही तरीके से रिकॉर्ड रखना और शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। टैब वितरण के बाद इन विद्यालयों में शिक्षकों की ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के साथ साथ डाटा एंट्री की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये कदम शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। टोटल पोटका प्रखंड के 195 स्कूलों को ये टैग दिया जा रहा है और ये टैग इसलिए दिया जा रहा है कि शिक्षक अटेंडेंस बनाएंगे, बच्चों का अटेंडेंस होगा। इसके अलावा और भी विद्यालय में बहुत तरह के ऐसे काम हैं जो डेटा एंट्री वगैरह करना होता है, वो सारे कामों में इनको सुविधा हो और समय पर सारे काम हो जाएं, इसलिए ये टैग दिया जा रहा है। इससे हमारे शिक्षकों को काफ़ी मदद मिलेगी।
और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।